Hello, my dear students. How are you? I hope you are healthy. साइंस क्लास में आपका स्वागत है और साइंस क्लास में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक्स का उस टॉपिक्स का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इस टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। टॉपिक्स में फर्स्ट नंबर जो है आपका समन्वय। ये क्या है इसको जानेंगे। बोलता है कि शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, यह परिक्रिया समन्वय कहलाती है। शरीर के विभिन्न अंग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आप भोजन लेते हो, तो शरीर का बहुत सारे अंग मिलकर उस भोजन को खाते हैं। कैसे? आंख जो है आपका उस भोजन को देखता है। समझ रहे हैं ना। आंख क्या कर रहा है? उस भोजन को देख रहा है कि उसमें खाते वक्त उस भोजन में कोई कीड़ा तो नहीं चला गया या कोई गंदा चीज उसमें तो नहीं पड़ गया। वो गर्म है, गर्म हम लोग छू के भी पता कर सकते हैं। आंख देखने का कार्य करता है। ये हाथ जो है ना, ये हाथ अथवा वो क्या करता है? उसको मिक्स करने का, बेलचा का काम करता है, मिक्स करता है। फिर ये क्या करता है? हम लोग उसको खाते हैं। समझ रहे हैं ना। उसको खाते हैं। उसको खाने के बाद क्या करता है? मुंह उसको, दांत जो है चबाता है, जीभ उसको मिलाता है, फूड पाइप के द्वारा हमारे पेट में जाता है। वहां पे वो डाइजेस्ट होता है, उससे प्रोटीन निकलता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, ग्लूकोज। समझ रहे हैं ना। ये पूरा प्रोसेस जो हमारे शरीर द्वारा किया जा रहा है उस पूरा कार्य क्या कहलाता है? वो पूरा कार्य या परिक्रिया जो है वो समन्वय कहलाती है। अब इसी में है नियंत्रण। अब मान ले नियंत्रण बोलता है कि नियंत्रण समन्वय को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि खाना खाने के लिए हाथ नियंत्रण, ठीक है, हाथ से खाना खाना है तो हाथ के बजाय हम लोग पैर से खाना खाएंगे। क्या? शरीर को नियंत्रण, अपने नियंत्रण में रखना कि एक बार में इतना खाना खाना है। ऐसा तो नहीं कि एक बार में इतना खाना खाना है। ऐसा तो नहीं कि रोटी को एक ही बार मुंह में डाल दो। नहीं, इस परिक्रिया को करने के लिए, पूरे क्रिया को करने के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। विदाउट नियंत्रण के हम लोग किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वही हो जाएगी कहानी। नहीं बोलते हैं, अगर कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा जो है बाइक चलाना सीखता है स्टार्टिंग में, तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है बाबू। क्या आउट ऑफ कंट्रोल रहता है? कि गाड़ी में बैठता है, किक लगाता है। आजकल तो सेल्फ का जमाना आ गया, सेल्फ लगाता है और उसके बाद एस्केलेटर लेता है और एकदम रफ्तार में, और आउट ऑफ कंट्रोल है। कहने का मतलब है वो अपने बस में नहीं है, वो जुनून में गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से। लेकिन वही जब कोई व्यक्ति जो गाड़ी को बहुत अच्छा से चलाना सीख गया हो और वो थोड़ा उम्रदराज हो चुका हो, समझदार हो चुका हो, मैच्योर्ड हो चुका हो, तो गाड़ी को बड़ा सावधानी पूर्वक और थोड़ा सोच समझ के चलाता है। खुद को नियंत्रण करना ही नियंत्रण कहलाता है, समन्वय नियंत्रण। तो हम लोग जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने आप को नियंत्रण कैसे करना है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त लोग। चलिए आगे टॉपिक्स इसमें है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। उष्मा, ठंडा, स्पर्श आदि। बोलता है कि उद्दीपन वातावरण में बहुत तरह के परिक्रिया और उसके अनुसार हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण जो आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। उदाहरण क्या है कि लाइट, अब लाइट कटा हुआ है, खाना आप बना रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि जब लाइट कटा हुआ होता है और खाना आप जब बनाते हैं ना, तो अगर घर में कॉकरोच है और लाइट ऑन कर देते हैं तो कॉकरोच क्या करने लगते हैं? उस वातावरण के अनुसार कि आप तो लाइट आ गया, वो छिपने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि
एक कहानी और बता देते हैं आप लोगों को। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बेड पे खटमल हो जाता है, खटमल गंदगी से खटमल हो जाता है, और खटमल हो जाता है तो जब खटमल काटता है तो रात का नींद तो उड़ जाता है, और रात का नींद जब उड़ जाता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अरे भैया बहुत खटमल काट रहा है, चलो ना थोड़ा लाइट ऑन, जैसे ही लाइट ऑन करते हैं साला किधर गायब हो जाता है, पूरा बेड छान मार दो तो मिल भी नहीं करता है, जैसे ही लाइट ऑफ करके सोते हैं फिर ऐसे खटमल आ जाता है। तो ये वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मान लीजिए कि वातावरण बहुत ठंडा हो चुका है तो उसके अनुसार हम लोग ठंड स्वेटर वेटर निकालने लगते हैं, बहुत गर्म पड़ रहा है तो हम लोग जो है सूती कपड़े निकालने लगते हैं, हल्का कपड़े पहनने लगते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना ही उद्दीपन कहलाता है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या, तांत्रिक तंत्र, दूसरा क्या, अंतःस्राविक तंत्र। तांत्रिक तंत्र क्या है, तो ये बोलता है न्यूरॉन, समझ रहे ना, न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है ये, और ये एक पेशियों उत्तक से बना होता है, और ये न्यूरॉन जो है एक जाल के प्रति एक दूसरे को अटैच करके ये पूरा शरीर में फैला हुआ है। और इसी के तहत मान लीजिए कि आप चल रहे हो, अचानक कील पेड़ पे गिरा तो एकदम विद्युत के आवेग में, इलेक्ट्रिसिटी के वेलोसिटी से एकदम आवेग में जो है वो आपके मस्तिष्क तक इस बात को पहुंचाता है कि आपके पांव में क्या कांटा चुभा है भैया, पांव तो उठा लो, समझ रहे ना, ये पहुंचाने का काम करता है ये तांत्रिक तंत्र। ठीक है, तांत्रिक तंत्र जो है वो पहुंचाने का काम करता है एकदम विद्युत आवेग से। जैसे ही आपने बल्ब स्विच ऑन किया एकदम फटाक सा बल्ब जल गया, किसी थोड़ा सा भी मतलब लेट होता है ना, यहाँ पे अगर 2 कोस दूर में भी है और यहाँ पे टिपते तो सला वहां जल जाता है एकदम, तुरंत पता ही नहीं चलता है भैया। और सही तो हम बोल रहे हैं कि पेड़वा में जो है ना कांटा करता है तो पता नहीं चलता है, तुरंत हम उठा लेते हैं, इतना स्पीड में ये वर्क करता है, समझ रहे हैं ना, एकदम इतना स्पीड में ये पेशियों तक का बना होता है। आगे होता है ग्राही। ठीक है, बोलता है तांत्रिका कोशिका के विशिष्ट कीट सिरे होते हैं, ये ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन ज्ञान इंद्रियां जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसी ज्ञान इंद्रिया में ये ग्राही स्थित होते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है ये हम लोग बहुत पहले जानते हैं। पहला कान का काम क्या है, सुनना। ठीक है, किसी भी बात को सुन के अपने शरीर को नियंत्रित में रखना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ये कान अगर नहीं सुनता, ठीक है, अगर ये कान नहीं सुनता तो उत्तेजना नहीं बढ़ता। मान लीजिए कोई गाली दे दिया, अब गाली दे दिया तो उस चीज को आप सुने और अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाए, उसने मेरे को गाली दे दिया और यहां से उठे और उसको उठाकर पटक दिए, कहने का मतलब तो खुद को कान को सुनने का काम है और सुन के अपने आप को नियंत्रण में रखना। ठीक है, दूसरा है आंख, प्रकाश ग्राही जिसको बोलते हैं, इसका काम है देखना। ठीक है, देख के जैसे आपको बता दे कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय देख रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है तो देख के उसको गुस्सा आ गया कि उसने उसे कैसे मार दिया, मेरे आंखों के सामने मार दिया। कोई माँ के सामने कोई उसके बच्चे को 2 हाथ लगा दे खींच के, और माँ गुस्सा हो जाएगी, लड़ जाएगी उसके साथ। तो आंख का काम है देखना और देख के अपने शरीर को नियंत्रण में रखना, अपने मस्तिष्क को। यही तो खेल है। आगे बताते हैं ना आपको। त्वचा, तापग्राही। ठीक है, ये स्किन का काम है क्या करना, फील करना। ठीक है, ये कितना टेम्परेचर अधिक ठंडा लगेगा तो हम लोग को कांपने लगते हैं, या दूध को छू के देखते हैं, फील करते हैं कि दूध गर्म हुआ कि नहीं। अगर अधिक गर्म हुआ फिर पानी को छू देखते हैं। त्वचा ये छू के अपने आप को नियंत्रण में रखने वाला, नहीं तो कोई प्रेम से आपको सहलाना स्टार्ट कर दे, आहा, तो आप उसी के प्रेम में बह जाएं,
खुद को नियंत्रण ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना है। नाक, नाक क्या है? ग्रहणग्राही, यानी कि सुगंध को ग्रहण करने वाला ग्राही है। आहा, क्या जलेबी का सुगंध आ रहा है। और अगर कहीं से मछली मछली अगर 200 मीटर दूर में भी बन रहा हो तो लोगों के नाक तक उसकी सुगंध आ ही जाता है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, इत्र, ये सब, इसको सूंघ को अपने आप को नियंत्रण में, अब भैया उधर से सुगंध आया, मछली के मुंह में पानी आ गया, खुद को नियंत्रण ही नहीं कर पाए। जीभ, रस संवेदी ग्राही, ये स्वाद को चखने वाला कार्य को करता है जीभ। ठीक है, खुद को दवा पीना है, जीभ को कड़वा लग रहा है तो क्या नहीं पिए? नहीं पिएंगे तो हम बीमार नहीं रहेंगे, ठीक कैसे होंगे? इसीलिए हम लोग जो है दवा को भी पीते हैं जीभ को नियंत्रण में रख के। ये 5 ग्राही हैं जो हमारी ज्ञान इंद्रियों में उपस्थित होते हैं। किसी महात्मा ने सत्य ही कहा है कि अगर आपको जीवन में गॉड बनना हो, ईश्वर बनना हो, ऋषि बनना हो, तो इसी 5 इंद्रियों को अपने वश में रखना है। अगर आप इसी 5 इंद्रियों को नियंत्रण कर लेते हैं तो आपसे बड़ा साधु, संत, महात्मा, गॉड, ईश्वर कोई नहीं है। यही है 5 इंद्रियां जिसको आपको अपने बस में रखना है। क्योंकि अक्सर हम लोग इसके बस में नहीं, इसको अपने बस में ना रख के इन इंद्रियों के, हम लोग खुद इन इंद्रियों के बस में हो जाते हैं। अब कैसे? अगर अधिक ठंड पड़ने लगे तो तुरंत हम लोग निकालते हैं क्या? कंबल। अधिक गर्म पड़ने लगे तो फैन चलाते हैं। अरे भैया, इसको अपने ताप के अनुसार रखेंगे। भैया तुम गर्मी में पसीना पसीना हो जाओ, फैन नहीं चलाएंगे। ठंड हल्का फुल्का तुझे लगेगा, लेकिन हम इसके लिए तुरंत कपड़ा नहीं लेंगे, कंबल नहीं निकालेंगे। ये आंख, इसे अच्छे चीज देखेंगे, ना कि गेम, वीडियोस, अदरवाइज रील्स, अंटर सेंटर, क्योंकि ये आंख है और देखते रहेगा और ब्रेन को ये अपने बस के अपने अनुसार चलाते रहेगा। ये मजा आ रहा है, अरे ये वाला मजा आ रहा है, अरे ये वाला गेम बहुत अच्छा लगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आजकल के बच्चों का हिसाब से ये है। गाना सुनना है, अच्छे गाना सुनेंगे, मोटिवेशनल गाना सुनेंगे जो हम लोगों को अच्छा फील देता हो। मोटिवेशनल सुनेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो नियंत्रण में रहेगा। लेकिन हम लोग जिस स्टेप के गाना सुनेंगे उस स्टेप में चले जाएंगे। तो ये सुनना भी है, अपने आप को नियंत्रण में रखिएगा तब ना आप अच्छा बात सुन पाइएगा। लोग कहते हैं ना कि कड़वे बात और सच्चा बात जो होता है, सच्चाई बात, वो बड़ा कड़वा होता है। मीठा भोजन तो सबको खाना पसंद है, लेकिन तीखा भोजन किसको पसंद है भैया? हालांकि जो तीखा हो, जैसे नीम का पत्ता, आप अगर उसकी जूस पीते हो तो आपके शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको साफ कर देगा और आपके खून को स्वच्छ और क्लीन बनाएगा। लेकिन किसको वो पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। लेकिन वो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो इन 5 इंद्रियों को अपने वश में रखा हो। वो व्यक्ति को ना क्रोध आएगा, ना उसे कोई व्यक्ति छेड़ेगा तो उसको ना तो गुस्सा आने वाला है, ना वो किसी तरह का कोई भी भोजन उसको दे देगा, सारे टाइप का भोजन उसको अच्छा लगेगा। किसी से ना वो दुख में रोएगा, ना सुख में हंसेगा ज्यादा, एकदम नॉर्मल, वो एकदम एक नॉर्मल इंसान के जैसा रहेगा। इसीलिए तो उसे लोग संत, ऋषि, महात्मा, गॉड, ईश्वर हर कुछ नाम से जानते हैं। इसीलिए ये 5 इंद्रियों को हम लोगों को अपने वश में रखना चाहिए। तो ये टॉपिक्स में हम थे, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको समझ में आया। हम लोग 5 ज्ञान इंद्रियां के बारे में जाने। अब उसके आगे देखते हैं क्या है, तांत्रिक कोशिका के भाग। अब तांत्रिक कोशिका के भाग कितने होते हैं उसको जानेंगे। तांत्रिक कोशिका का भाग द्रुमिका, इसका क्या काम है? सूचना को प्राप्त कर लेना, ठीक है। सूचना को प्राप्त करना कि शरीर में कहाँ क्या घटना घटी है, उसको जानकारी इकट्ठा कर लेना। कोशिका काय को क्या है? ये सूचना को प्राप्त किया, ये सूचना को ले जाने का कार्य करता है। अब मान लीजिए कि प्राप्त किया, दूसरा क्या कर रहा है? ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? तो कोशिका काय। फिर तांत्रिका कक्ष, जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं,
ये एक द्रुमिका से दूसरी द्रुमिका तक पहुंचाता है सूचना को। एक द्रुमिका से दूसरी द्रुमिका तक ये सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है, एक से दूसरे में। फिर बोलता है अंतर्ग्रथन, जिसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स ये विद्युत आवेग में, किस आवेग में? विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है और यही तांत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली अंतिम के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान को हम लोग अंतर्ग्रथन कहते हैं, यानी सिनेप्स कहते हैं। द्रुमिका और तांत्रिक कोशिका के अंतिम सिरे के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो फिगर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो रिक्त स्थान होता है उसी रिक्त स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं और इसी का काम क्या है? विद्युत आवेग से जो सूचना जा रहा है उसको रासायनिक संकेत में बदल दिया जाता है। आगे हम अगर बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, तो क्या बोलता है? किसी उत्पीड़न के प्रति अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। कैसे अचानक की गई क्रिया? मान लीजिए अचानक आपका हाथ जो है वो गर्म पानी में या गर्म बर्तन में टच कर जाता है, तो आप अचानक हटा लेते हैं कि नहीं? ठीक है। अचानक कभी कभी चलते हुए, ठीक है, आपको कोई चींटी काट लेता है तो अचानक अति कर लेते हैं। तो बोलता है कि अचानक की गई अनुक्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग जिस पथ पे चलता है उसी पथ को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सिंपल सा है कि विद्युत आवेग तो जा रहा है, उसके लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना, तो जिस रास्ता पे वो गुजरता है उसी रास्ता को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो यहां तक आप समझ गए। पहला क्या है, एक बार रिवीजन कर देता हूं। पहला क्या है? द्रुमिका। इसका क्या काम है? सूचना को प्राप्त कर लेना, ठीक है, सूचना को प्राप्त कर लेना इसका कार्य है। सूचना को प्राप्त करना इसका कार्य है। उसके बाद सूचना को ले जाना कोशिका काय का काम है। फिर तांत्रिका कक्ष एक्सॉन का एक द्रुमिका से दूसरी द्रुमिका तक अपनी सूचना को पहुंचाना। फिर अंतःग्रथन का काम है विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में रासायनिक में बदल देना, ठीक है, रासायनिक संकेत में बदल देना। फिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जब अचानक आपके हाथ किसी गर्म वस्तु या में हो और तुरंत क्रिया जो हम लोग देते हैं उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। फिर बोलता है प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो प्रतिवर्ती चाप है ये जो सारा कार्य हो रहा है विद्युत आवेग जिस पथ पे चल रहा है उसी पथ का नाम है प्रतिवर्ती चाप। अब आगे हम लोग जानेंगे अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला जो होता है वो ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब आप समझ रहे हैं ना, सोच समझ के कार्य को करना, उसी को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमें एक पत्र लिखना है तो सोच समझ के लिखेंगे, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा हूं तो सोच समझ के चलाऊंगा, ठीक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सोच समझ के पढ़ाई करूंगा। सोच समझ के कार्य को अंजाम देना ही आपका ऐच्छिक क्रिया, अपने इच्छा के अनुसार कार्य को करना ऐच्छिक क्रिया होता है। और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो अग्रमस्तिष्क, फोरहेड, आगे का दिमाग उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं दूसरा जो क्रिया होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के अचानक हो जाना, दिल धड़कना, पल्स रेट, ठीक है। ये छींक आना, क्या पूछ के आता है क्या कि मैं छींकूं या ना छींकूं? दिल बोलता है मैं धड़कूं या ना धड़कूं? नहीं ना, वो करते रहेगा, निरंतर करते रहेगा। तो ये सारे जो क्रिया है जो हमसे बिना पूछे समझे खुद करते हैं उसी को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और इसको मध्य और पश्च यानी कि मिडिल हेड और बैक हेड इसको नियंत्रण करता है।
किसको? अनैच्छिक क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? बोलता है प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मेरुरज्जु द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है, और जब भी हम लोग गर्म वस्तु को छूते हैं तो ये प्रतिवर्ती ही क्रिया होता है जो मेरुरज्जु द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जैसे ही टच हुआ मेरुरज्जु के द्वारा ही उसको नियंत्रण करके पीछे हटा लिया जाता है। यह है प्रतिवर्ती क्रिया। तो कहने का मतलब है ये छोटा सा टॉपिक्स आपको समझ में आया हो। ठीक है, एक बार रिवीजन फिर से करते हैं। अनुक्रिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, याद रखिएगा। अनुक्रिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ऐच्छिक, अनऐच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या है? तो ऐच्छिक क्रिया वह क्रिया है जो हम लोग सोच समझ के करते हैं। लिखना, पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना, जो अपने इच्छा के अनुसार की गई क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है, फोरहेड, आगे का दिमाग करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हम फिर से रिपीट कर देते हैं, अनैच्छिक क्रिया वह क्रिया जो हमारे इच्छा के विरुद्ध की जाती है, और इस क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो मिडिल हेड एंड बैक हेड, यानी कि मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क, ये और ये इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? दिल को धड़कना, पल्स रेट, ठीक है, छींक आना, ये सारे इसका उदाहरण हो गया। तीसरा क्या था? प्रतिवर्ती क्रिया, वह क्रिया जो तुरंत, जैसे क्रिया 2 तुरंत, मतलब कि बॉल को फेंके तुरंत बॉल आ गया, तो उसी टाइप में अचानक हाथ टच हुआ, तुरंत वहां से खींच लिया गया, अचानक स्विच चिपा, तुरंत इसको हटा दिया। और इसको कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु द्वारा ये नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मस्तिष्क को जब आप छू के देखते हैं तो ये पूरा कठोर है। ठीक है, देखिए हम कैप उतार देते हैं। ठीक है, ये पूरा कठोर भाग है। ठीक है, ये कठोर भाग है पूरा, ये बोन है, हड्डी है। ठीक है, ये एक ढांचा है, उस पूरे ढांचा को हम लोग बोलते हैं कपाल, यानी खोपड़ी। ठीक है, ये पूरे ढांचा को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, और इसी खोपड़ी के अंदर जो है वो मस्तिष्क स्थित है। ठीक है, यानी कि हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है ये स्कूल। ठीक है, अगर क्योंकि ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये अंदर वाला पूरा मस्तिष्क, ये भाग बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। चोट लगने से ये दिक्कत में हम लोग आ सकते हैं, मृत्यु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, आगे का मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क। और तीसरा आपका पश्चिम मस्तिष्क, पीछे का मस्तिष्क। ठीक है, हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो बोलता है अग्र मस्तिष्क का कार्य है सोचना, नया नया क्रिएटिविटी को करना, ये अग्र मस्तिष्क का कार्य है। जैसे सोच रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ये सॉल्यूशन 2 और 2 4 होता है, लेकिन 2 और 3 कितना होगा, ये सोचना, ये सोचने का कार्य जो करता है, क्रिएटिंग करने का कार्य जो करता है, वो अग्र मस्तिष्क करता है। भूख लगना, ये सारे काम को जो है याद रखता है, तो कौन? अग्र मस्तिष्क आपको याद दिलाता है कि अब आपको भूख लग गया है, समझ रहे हैं ना, अब आपको खाना चाहिए, आपका पेट भर गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि अग्र मस्तिष्क का कार्य का वर्णन करें, तो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं अग्र मस्तिष्क का कार्य है सोचना, क्रिएटिव करना, नए नए चीजों का सोच कर आविष्कार करना, नए नए शब्दों के बारे में जानने का इच्छुक ये जताता है आपका अग्र मस्तिष्क। किसी लेसन को याद रखने का कार्य करता है ये अग्र मस्तिष्क, ताकि याद रखिएगा तभी तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, जैसे भी हम आपको समझा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे अनैच्छिक क्रिया हो रहे हैं।
कभी मैं गर्दन ऐसे हिला दे रहा हूँ, कभी ऐसे हिला दे रहा हूँ, कुछ भी हाथ को ऐसे कर दे रहा हूँ, ये बिना सोचे समझे हम लोग अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्रिया है जो बिना सोचे समझे किया जाता है, अपने आप हो रहा है, वो सारे क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। सिर हिलना, गर्दन हिलना, ठीक है। अभी बात आपको हम समझाने क्रम में कई बार हाथ को उठाएं, कई बार हाथ घुमाएं, तो क्या हम सोच के कि ऐसे हाथ को करना था, ऐसे करना था? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं। इस टाइप का क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य करता है मध्य मस्तिष्क। अब हम अगर बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क, तो पश्चिम मस्तिष्क को, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क था आगे का भाग, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या क्या बांटा गया है आपको बता देते हैं, ठीक है। पहला भाग है इसका अनुमस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर को संतुलन बनाए रखने का, ठीक है। आप चल रहे हैं अपने संतुलन के अनुसार से, आप चल रहे हैं ना, तो वो संतुलन एक बनाए रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे है, इसको हम उठा रहे हैं कि आराम से उठाना चाहिए, इसको आराम से ये चीज को रखना चाहिए, उठाना चाहिए। हमें आराम से बायां की ओर से चलना चाहिए, दाहिने की ओर से नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कि दाहिना से चलना चाहिए। हमें हमेशा लेफ्ट से चलना चाहिए। ये सारी बातें आराम से, मतलब बॉडी का संतुलन कि भैया तुम ठीक ठाक चल रहे हो, ये सारा कार्य को कौन नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, ठीक है। जब आप शराब पीते हो, ठीक हो, जब आप शराब पी लेते हो, तो शराब पीने के बाद आपके शरीर में जो है, आपके शरीर में जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके शरीर में डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है, डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या करता है? अनुमस्तिष्क को जो है वो क्षतिग्रस्त करता है। जब ये अनुमस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करता है, तो बेचारा संतुलन बनाए रखने का कार्य क्षमता खो देता है। और जब ये संतुलन बनाए का कार्य क्षमता खो देता है, तब जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो नियंत्रण नहीं, अरे भैया तू गलत चल रहा है, सीधा चल, तो ये सीधा शरीर होता है। फिर जब शरीर इधर होता है, अरे रुक रुक रुक, तुम गलत चल रहा है, तुम इधर से चल, तो ये इधर से चलता है। और बॉडी को नियंत्रण करने वाला व्यक्ति बेचारा, मान लीजिए कि गेट पे नियंत्रण करने के लिए गार्ड को रखा जाता है, गार्ड बेचारा पी के सो जाए, एक उदाहरण दे रहे हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, पी के सो जाता है, नींद गहरा मान रहा है, ठीक है। अब वो जब वो सो गया है गार्ड, तो कोई भी व्यक्ति क्या है, आसानी से अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिसको जिधर मन उधर चला जाएगा। हमारे शरीर का गार्ड, हमारे शरीर को बैलेंस करके रखने वाला ये गार्ड जो है अनुमस्तिष्क है, जब आप शराब पीते हैं तो डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है, इसको क्षतिग्रस्त कर देता है, तो हमारा बॉडी जो है वो सिंपल भाषा में कह सकते हैं अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए शराब पिया हुआ व्यक्ति जब किसी का हाथ को पकड़ता है ना, तो बोलता है अरे पागल कहीं के, तुम जिस हाथ को पकड़ा बहुत धीरे पकड़ा है, उसको जोर से पकड़। लेकिन आप देखिएगा को आपको पहले ही से जोर से पकड़ ले, लेकिन उस व्यक्ति को लग रहा है कि वो आपको पकड़े नहीं किया है, बहुत आराम लग रहा है, ठीक है। उसको अगर वो दरवाजा को धक्का दे रहा है, तो उस व्यक्ति को लग रहा है कि दरवाजा को छू रहा है, ठीक है, जबकि दरवाजा को बहुत जोर से पुश करता है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने का उसको पता नहीं है। पैर को उठाना है, कलम ऐसे उठा रहा है वो व्यक्ति, उसको लग रहा है कि पेन को उठाएंगे एकदम जोर से इसको पकड़ के उठाएगा। खाना खाएगा, तो अब खाना खाते समय उसको देखिएगा कि इस तरह ऐसे बनाएगा पूरा, ऐसे उठा के खाएगा, लगेगा कि जैसे कि भोजन को पकड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्रिएटिविटी होता है शराब पीने से। शराब पीने के बाद हमारे अंदर जो हार्मोन डोपामाइन हार्मोन जो स्रावित होता है, जिसकी वजह से हम लोग पीते चले जाते हैं। हम लोगों के लिए कुछ देर के लिए हम लोगों अपने आप को भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि बॉडी को नियंत्रण करने का कार्य धीरे धीरे क्षमता खोने लगती है ब्रेन, ठीक है। तांत्रिक कोशिकाएं जो है वो कार्य नहीं कर पाते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कार्य क्षमता सारा खो देते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। जब कार्य क्षमता आप खो दीजिएगा तो आपको अच्छा नहीं, हर बात को आप भूलने लगिए, ठीक है, भी होने लगेगा, तो कार्य क्षमता खो ही जाएगा। फिर बोलता है आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं मेडुला।
मेडुला का काम क्या है? रक्तचाप। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि हार्ट बीट हमेशा धड़कते रहता है, ठीक है, आपका पल्स हमेशा चलते रहता है, आप यहाँ छू के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबका कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का कार्य किसके बक्स में है? तो मेडुला कार्य करता है। ये मेडुला, ये सारे यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में। इसी में है पोन्स। पोन्स क्या है? श्वसन संबंधित कार्य को, सांस जो हम लोग लेते हैं, ये सारे कार्य को नियंत्रण करने का कार्य करता है पोन्स। अब इसी में एक चीज और आप देख रहे होंगे, हाइपोथैलमस। ये पीयूष ग्रंथि जहां पे स्रावित होता है मध्य मस्तिष्क में। इसका कार्य क्या है? शरीर में नींद को आना, ठीक है, भूख लगना, शरीर का टेम्परेचर, बुखार आना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के, ये पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य यही करता है। प्रजनन से संबंधित हर कार्य को नियंत्रण करने का कार्य ये करता है। ये बहुत छोटा पार्ट है, यहाँ पे बहुत सा छोटा, मध्य मस्तिष्क में इसका बहुत छोटा है, ठीक है। इसी की वजह से हम लोगों को गुस्सा जब ये बढ़ जाता है तो हम लोगों का शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक सिंपल सा, अगर नया नया बाइक आपको मिला हो, ठीक है, बाइक मिला हो, तो आप क्या करते हैं? बाइक के अगर शुरू बार सीखे तो आप बहुत उग्र हैं, सीखने के लिए इच्छुक हैं, और जब आपको मौका मिल जाता है, सीख जाते हैं, तो एक्सीलरेटर एकदम दे के सीधे 80-90 की स्पीड में आप चलाते हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो उत्तेजित होता है, उत्तेजित करता है, शरीर को उत्तेजना देने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। यानी कि शरीर को पूरा नियंत्रित रूप से नियंत्रण करता है, आपका टेम्परेचर से, हर कुछ से नियंत्रण करने का। और ये कब होता है? ऐसा लोगों का कहना है कि ये तब अधिक बढ़ जाता है जब हम लोग शरीर में अनाप शनाप भोजन करते हैं। जैसे आज के डेट में लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा लोग सेवन करते हैं, जिसके कारण हाइपोथैलेमस जो है सभी के बढ़ जाता है। और हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है तो जिसके वजह से वो जो है अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। अगर उनको कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, तुरंत में कुछ ना कुछ वो बोल देंगे, मतलब कह सकते हैं कि वो अपने बस में नहीं है। आज इसी की वजह से जो है ना, इसी हाइपोथैलेमस की वजह से, जहां पे आपका बहुत सारे बच्ची या बच्चे में हार्मोन्स की भी समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं, मतलब सिंपल भाषा में ना, कि अगर जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, जिस भोजन को कर रहे हैं आज के डेट में, कभी चाउमीन खा लिया, कभी चाट खा लिया, कभी पकौड़ा खा लिया, ना जाने जो मिले वो खा लिया, इससे हमारा शरीर में जो है से विकास नहीं होगा, सही ढंग से हार्मोन स्रावित नहीं होगा, सही ढंग से हमारे शरीर के कोशिकाएं कार्य नहीं करेगी, समझ रहे हैं ना। तो जब इस टाइप का कार्य नहीं होगा तो आपके शरीर आउट ऑफ कंट्रोल, आप शरीर को अपने बस में नहीं रखिएगा, बल्कि आप खुद शरीर के बस में हो जाइएगा। ब्रेन को आपको अपने बस में रखना था, लेकिन आप ब्रेन के बस में चले जाते हैं और उसके इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो हमें ब्रेन को अपने बस में रखना चाहिए था। इसके लिए हमें सदा भोजन खाना चाहिए। सदा भोजन खाने का मतलब, मेरा कहने के मीन्स है कि किशोरावस्था में आपको किस टाइप का भोजन खाना चाहिए? दाल, भात, सब्जी, ग्रीन सब्जी, भुंजिया, यही सब खाना आपको खाना है। और वो भी एकदम बोल सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट के रूप में। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक चावल खा लें, बहुत अधिक दाल पी लें, बहुत अधिक दूध पी लें, नहीं, एक नॉर्मल एकदम सारा चीज बैलेंस डाइट के रूप में अगर आप लीजिएगा तो आपका ब्रेन भी शांत रहेगा और अच्छा कार्य करेगा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ते चला जाएगा, आप बहुत अच्छे से कार्य को अंजाम दे सकते हैं, केवल आप अच्छे भोजन खाकर, ठीक है। तो आप एकदम, अगर आप समझ रहे होंगे तो आप ठान लीजिए कि आपको सदा जीवन कैसे जीना है। क्योंकि पहले के ऋषि संत जो थे ना, जो अपने आप को कंट्रोल में करके रखते थे अपने आप को, तो ऋषि लोग
सदा इसलिए मांस मछली या फिर लहसुन प्याज वो लोग नहीं खाते थे ताकि वो अपने ब्रेन को जो है कंट्रोल में रख सके। सदा भोजन खाएंगे तो सदा उसका ब्रेन रहेगा, ये हाइपोथैलेमस डिएक्टिव नहीं होगा और न ही उसे किसी तरह के हानि होगा और अपने आप को ब्रेन को अपने वश में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चलिए अब आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका पौधों में समन्वय। हम लोग जंतुओं में समन्वय तो पढ़ लिए कि जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, खुद को नियंत्रण कैसे रखा जाता है, ठीक है, पूरे कार्यों को किस प्रकार संभाला जाता है। लेकिन पौधे में नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है, ये हम लोग जानेंगे। आपको पता है कि पौधे जो है वो तो चल नहीं सकते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। वो अपना एक जगह से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक संदेश कैसे पहुंचाते हैं और खुद को कैसे नियंत्रण रखते हैं वो हम लोग समझेंगे। इसके लिए पौधे में दो प्रकार के आपका समन्वय होता है। क्या होता है? एक वृद्धि पर निर्भर ना होना, एक समन्वय जो वृद्धि पर निर्भर ना होता है, दूसरा जो वृद्धि पर निर्भर है। ठीक है, दूसरा क्या है? वृद्धि पर निर्भर है और पहला वृद्धि पर निर्भर नहीं है। इसमें विद्युत रासायनिक रूप से कार्य करता है जो कि जल कार्य करता है, पानी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है सो मैं आपको बता देते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे छुई मुई का पौधा, जब उसको हम लोग टच करते हैं तो उसमें एक परिवर्तन होता है कि पत्ते क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें विद्युत रासायनिक के रूप में जल क्या होता है कि जब टच करते हैं तो जल जो है वहां से विद्युत रासायनिक के रूप में वो पौधे के दूसरे भाग में गमन करता है, जिसके वजह से पत्ते उसका जो है वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कहने का मतलब है कि पौधे में किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं हुआ, ना उसका वृद्धि हुआ ना कुछ, जो उसमें था पहले से ही उसी टाइप का वो है, बस उसमें क्या है, छूने से वो मुरझा देता है, छुई मुई का पौधा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। दूसरा है कि वृद्धि पर निर्भर पौधे गति करते हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश के दिशा में गति करना। ठीक है, सनलाइट के दिशा में वो गति करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। गुरुत्वानुकर्षण मतलब पृथ्वी की दिशा में ग्रो करना। ठीक है, रसायनानुवर्तन यानी कि पौधों में, ठीक है, पौधों में वृद्धि करना। उसके कह सकते हैं कि जब बीज छोटा होता है, ठीक, तो बीज में वृद्धि होता है, फल में वृद्धि होता है, तो किसके कारण होता है? ये रसायनानुवर्तन के कारण होता है वृद्धि। आगे बोलता है जलानुवर्तन, ये जल जो है वो जल पृथ्वी से जड़ में वृद्धि होता है, पृथ्वी के दिशा में जड़ में क्या होता है, वृद्धि होता है। जो जड़ जो है वो मिनरल्स वाटर को ऑब्जर्व करने के खोज के दिशा में वो क्या करते हैं, लभोने, यानी कि अपने आप को वृद्धि करते चले जाते हैं कि जड़ कहाँ है। तो पानी अगर नीचे डीप तक चला जाता है ना, पानी का लेवल एकदम बहुत गहराई तक चला जाता है, तो आप देखे होंगे कि उसका जड़ भी जो होता है पेड़ का, पौधे का, वो जड़ वो बहुत गहराई तक चला जाता है पानी के खोज में। उसी को हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। समझ रहे हैं ना? तो ये था पौधों में पौधे कैसे गति करते हैं, ये हम बतला रहे थे। अब बोलता है कि पौधे में हार्मोन, पादप हार्मोन के बारे में, मुख्य पादप हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो होता है मुख्य पादप ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन पादप हार्मोन ये क्या करता है, पौधों में लंबाई को, वृद्धि को दर्शाता है। पौधे में जो वृद्धि होता है, लंबाई होता है, वो इसी ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। फिर दूसरा में बोलता है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन का कार्य है तना वृद्धि करना। तना में जो वृद्धि होता है
वो वृद्धि कार्य को नियंत्रण करने का जिब्रेलिन हार्मोन्स का होता है। फिर 3 नंबर में साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ये फल और बीज के वृद्धि करने में सहायक करता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन जो है ना, वो फल और बीज में जो वृद्धि होता है उसको नियंत्रण करता है। फिर है आपका AB6 अम्ल, AB6 अम्ल, ये पत्तियों का मुरझाना, सिकुड़ना, टूटना, उसको कंट्रोल करता है AB6 अम्ल। तो ये आपका कुछ मुख्य पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग कुछ जंतु हार्मोन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथियों में ये पाए जाते हैं, ग्रंथियों में होते हैं। ये हार्मोन्स जो है हमारे रक्त में रहते हैं और तग्राती में ये कार्य करते हैं। ये एक तरह का रासायनिक पदार्थ है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे थायरॉक्सिन, ये गर्दन में पाया जाता है। ठीक है, ये गर्दन में पाए जाने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, और इसका कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सबको ये क्या करता है? पाचित करने का, ऑब्जर्व करने का कार्य करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। दूसरी बात होता है 2 नंबर में वृद्धि के लिए पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है, इसका काम है विकास करना, शारीरिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, एड्रीनिल हार्मोन जो है वो किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम है धड़कन को नियंत्रित में रखना। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय में, उदर में होता है, जो कि ये रक्त में होता है, और इसका काम होता है रक्त में ये हार्मोन जो है वो आपका शुगर को कंट्रोल करता है। अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हम लोगों को लेना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो ये था। आगे है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा में पाया जाता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है कि ये किशोरावस्था के चेंजेस, बदलाव में इनका मुख्य योगदान होता है। हम लोग कह सकते हैं जैसे किशोरावस्था में लड़कों का जितना भी शारीरिक विकास होता है, हार्मोन का संचयन होता है शरीर में, वो सब इसी के वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन के वजह से। और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो है वो लड़कों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो है वो लड़कियों में पाया जाता है। इसी हार्मोन के कारण उनकी शारीरिक जो है बदलाव आता है, चेंजेस आता है। मोचक, ये हाइपोथैलेमस को अपने कंट्रोल में करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है मोचक हार्मोन। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। पहला पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस किए, फिर रासायनिक जंतु हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किए। तो ये छोटा सा टॉपिक्स था जिस पे हम लोग डिस्कस किए। ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने इसको नॉर्मली ढंग से डिस्कस किए हैं। इसको और अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।